Welcome to watching my channel. इसका इंतजार हम सभी को था, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक आज की चर्चा का विषय वही प्रोडक्ट रहने वाला है जिसका इंतजार आप सभी को था। बेसब्री से इंतजार था, तो चैट बॉक्स में मुझे एक्साइटमेंट सबसे पहले शो कीजिए। अगर इंतजार बेसब्री से था, चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। प्लीज चैट बॉक्स पे यूज कीजिए और वो एक्साइटमेंट शो होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट, ये हुई ना बात। तो उसी प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। पहले मुझे इस सवाल का उत्तर दीजिए, क्या आप जानते थे कि मार्केट में ऐसा कोई अद्भुत प्रोडक्ट अवेलेबल है जो डायबिटीज को कंट्रोल और मैनेज कर सकता है? क्या आप जानते थे? जानते थे तो हाँ लिखिए चैट बॉक्स में। चलिए, काफी सारे नो मुझे दिख रहे हैं चैट बॉक्स में, मतलब आप नहीं जानते थे। तो अगर आप नहीं जानते तो अवगत हो जाइए। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आप सभी के लिए आरसीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, बहुत तो रीलॉन्च किया गया और आप सभी के लिए लाया गया है। वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा है। पहले तो मैं बता दूं, प्रोडक्ट है त्रिकारा का मधु संयम प्लस। बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैनेज करने के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि आजकल तो युवाओं को भी ये बीमारी हो रही है। पहले तो हम देखते थे बड़े बुजुर्गों में ये बीमारी कॉमन थी, पर आजकल तो हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग यंगस्टर्स यानी जवान लोगों में भी, जवान पीढ़ी में भी ये बीमारी दिखती है। कंट्रोल और मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट लाया गया, एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। डायबिटीज की बीमारी भारत में बेतहाशा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसकी गिरफ्त में आ चुके व्यक्तियों को जीवन भर दवा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। दवा की मात्रा भी निरंतर बढ़ती रहती है और बीमारी व दवा के दुष्परिणाम भी इंसान को भुगतने पड़ते हैं। धीरे धीरे यह गंभीर समस्याओं का कारण बन जाती है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से निपटने का कोई असरदार तरीका है? जी हाँ, आरसीएम लेकर आया है डायबिटीज रूपी बीमारी को धीरे धीरे बिना दवा के नियंत्रित करने में मददगार प्राकृतिक तत्वों से बना एक समाधान, जिसका नाम है त्रिकारा मधु संयम रस। ये कोई साधारण जूस या पेय पदार्थ नहीं है। आरसीएम की रिसर्च टीम ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों व वर्तमान की स्थितियों के आधार पर वर्षों तक अध्ययन व कई प्रयोग करने के बाद इस रस को तैयार किया है। इसे बनाने से पहले आरसीएम ने इस पर गहन क्लिनिकल परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों का उद्देश्य केवल इसका प्रभाव सिद्ध करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी था कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से सुरक्षित और लंबे समय तक उपयोग के लिए प्रभावी हो। आरसीएम के इन क्लिनिकल परीक्षणों की वजह से त्रिकारा मधु संयम रस ने डायबिटीज प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। इन परीक्षणों के नतीजों ने साबित किया कि त्रिकारा मधु संयम रस ने न केवल ब्लड शुगर लेवल को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया, बल्कि शरीर की ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाया। प्रतिदिन 30 मिलीलीटर दिन में 2 बार इस रस का सेवन करना है, साथ में ली जा रही दवा का सेवन करते रहना है। डायबिटीज के लिए उपयुक्त आहार का सेवन करना है। गामा ऑरिजिनॉल के 2 कैप्सूल का सेवन करना है। नियमित व्यायाम करना है व ली जा रही दवा को शुगर की जांच करते हुए धीरे धीरे कम करते जाना है। एक दिन आप बिना दवा के अपनी शुगर को सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। यह त्रिकारा मधु संयम रस पूर्णतया प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया गया है, जो इसे न केवल डायबिटीज को नियंत्रित करने में, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट और पित्त शोधक गुणों के कारण सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी बेहद उपयोगी बनाता है। यह रस न केवल मधुमेह, बल्कि उससे होने वाले अन्य रोगों जैसे हृदय रोग, किडनी की समस्याएं और तंत्रिका क्षति से बचाव में भी सहायक है। इसके नियमित सेवन से शरीर के भीतर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम किया जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा घटता है। यह उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जो मधुमेह से पीड़ित नहीं हैं, क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज स्तर को संतुलित रखने के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षा में मदद करता है। अगर आप डायबिटीज से जुड़ी हर रोज की तकलीफों से छुटकारा चाहते हैं, तो आज ही लीजिए आरसीएम का त्रिकारा मधु संयम रस। आरसीएम का यह अद्भुत समाधान आपको न केवल राहत देगा, बल्कि एक नई जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी देगा।
चलिए, तो ये था लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट जो आरसीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। आशा करता हूँ सभी को ये प्रोडक्ट का आने से बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं आप, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। तो वो एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में दिखनी चाहिए सबसे पहले तो चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि अब जो आने वाले हैं स्टेज पे, जो माइक लेने वाले हैं, वो एक स्पेशलिस्ट है। अब आपके मन में सवाल तो बहुत आ रहे होंगे वेब से रिलेटेड। आपके लिए स्पेशली स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है जिन्होंने ये बनाया है। ये बेहतरीन आयुर्वेद फॉर्मूला का निर्माण जिसने किया है, वो स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद हैं और आपको हेल्प करेंगे, वो समझाने में हेल्प करेंगे क्या विशेषताएं इस प्रोडक्ट की, किन किन इंग्रेडिएंट्स है, यानी क्या क्या मिला के इस प्रोडक्ट को बनाया गया। तो बिना किसी देरी के मैं उनको स्टेज पे माइक के लिए उनको इनवाइट करना चाहूंगा। जी इनको होस्ट बनाएंगे आप? सर कौन सा नाम, किस नाम से है? चारू मैम का है। हाँ, चारू मैम के बारे में बता रहे थे। चारू मैम भी है। नाम बताओ ना भैया। नाम किस नाम से? अभिषेक नाम। अभिषेक चारू आप प्लीज बताएंगे नाम? ये अभिषेक जी, अभिषेक। अच्छा ठीक है, मिल गया। डन सर, सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। जैसा कि वीडियो के माध्यम से अभी हम सभी लोगों ने देखा है कि हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटीज एंड मधु संयम रस के बारे में। तो मधु संयम रस के मोड ऑफ एक्शन को समझने से पहले हमें इसके रूट कोज को समझना चाहिए कि इसका रूट कोज क्या है, कि हमने क्या डिजीज को ध्यान में रखते हुए या क्या प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मधु संयम रस का निर्माण किया है। बेसिक प्रॉब्लम इज दैट डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? देखिए जनरली क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो हम उसे डायबिटीज की परिभाषा देते हैं कि वही डायबिटीज है। अब इस ग्लूकोज को हमारी सेल्स तक पहुंचाने का काम एक स्पेशल टाइप का हार्मोन करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। जनरली आज की इंफॉर्मेशन हो सकता है थोड़ी सी टेक्निकल हो, बट मधु संयम रस को समझने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसुलिन ही ग्लूकोज को पिक करके ब्लड से उठा करके सेल्स तक पहुंचाता है। इस इंसुलिन का निर्माण कहां होता है? इंसुलिन का निर्माण हमारे पैनक्रियाज, जो कि एक वाइटल ऑर्गन है शरीर का, पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक ग्लैंड में जो बीटा सेल्स अवेलेबल होती है वहीं इंसुलिन का निर्माण होता है। अब डायबिटीज की दो कंडीशंस होती है, एक हाइपोग्लाइसेमिया और एक हाइपरग्लाइसेमिया। ये वर्ड्स हमें याद होना जरूरी है। हाइपो एंड हाइपर, उससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि बेसिकली किसी भी पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है। हाइपोग्लाइसेमिया वह चीज होती है जहां ग्लूकोज लेवल ब्लड में काफी कम हो जाता है, उसे हम ग्लाइपोहाइसीमिया बोलते हैं। बट डायबिटीज इज व्हाट? डायबिटीज को सीधे शब्दों में बोलेंगे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया, जहां ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत सीधे शब्दों में और बहुत इजी शब्दों में हमें याद रखना है कि जहां ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। डायबिटीज मेलिटस दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? जैसा कि सबको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज में जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स अवेलेबल होती है वो इंसुलिन का निर्माण करना बंद कर देती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं। अब ये किन को इफेक्ट करती है?
ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है चिल्ड्रन को और यूथ को, और बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफर होती है। ये सबसे बड़ा रीजन है। अब हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज पे। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, आपके शरीर में इंसुलिन का निर्माण तो बराबर हो रहा है, बट फिर भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। इसके पीछे के क्या रीजन है? इंसुलिन का निर्माण बराबर हो रहा है, बट फिर भी ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। कीप इन माइंड दैट। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि जो इंसुलिन ग्लूकोज को पिक करके सेल्स तक पहुंचाता है यूटिलाइज होने के लिए एनर्जी में, वो सेल्स देखिए ओवर कैपेसिटी पे तो काम नहीं कर सकती है, वो एक लिमिटेड मात्रा में ही उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब इंसुलिन का निर्माण बराबर हो रहा है, ग्लूकोज भी आ रहा है, तो इंसुलिन क्या करता है कि उस ग्लूकोज को उठाकर सेल्स की तरफ फेंकता है, ग्लूकोज को पिक किया सेल्स की तरफ ट्रांसफर करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल्स ओवर द पीरियड सालों बाद एक रेजिस्टेंट बैरियर बना देती है इंसुलिन के अगेंस्ट में। क्यों? इंसुलिन अब चाहकर भी उस ग्लूकोज को जो हमारे ब्लड शुगर में आया है, ब्लड में आया है, उस ग्लूकोज को पिक करके सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रही है। सेल्स ने उसके अगेंस्ट में एक वॉल खड़ी कर दी है। सीधे शब्दों में हम लोग ये समझे कि अभी हम लोग जहां बैठे हैं, अब उससे एक सेल समझ लीजिए, और आपने दरवाजा बंद किया है, और आपके दरवाजे के बाहर की सिचुएशन को आप ये समझ लीजिए कि वहां इंसुलिन फ्लो हो रहा है, वहां हीमोग्लोबिन फ्लो हो रहा है, वहां ब्लड फ्लो हो रहा है। अब आप जिस रूम में बैठा है, या एज ए सेल आप उस रूम को अगर कंसिडर करेंगे ना, तो उस रूम की साइज के अकॉर्डिंग बाहर से आपके रूम के अंदर कोई मटेरियल आया, आपने वहां स्टोर किया, कोई मटेरियल आया, आपने वहां स्टोर किया, बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि एक आपका रूम पूरा ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अब आपके पास रखने के लिए जगह नहीं रहेगी वहां पे। जब रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि बाहर से जो चीजें आ रही है, आप एक रेजिस्टेंट बैरियर बना देंगे। आप आपके दरवाजे को कस के बंद कर देंगे कि अब बाहर से कोई भी चीज मेरे रूम में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे रूम में अब जगह नहीं है। तो बेसिकली वही सेल्स रेस्पॉन्ड करती है ओवर द पीरियड। ये इंसुलिन रेजिस्टेंट कोई ओवरनाइट नहीं होता है, इस प्रोसेस को होने में सालों लग जाते हैं। आज हमने ये इंसुलिन रेजिस्टेंट को अब तक थोड़ा सा समझा है। अब सबसे बेसिक पॉइंट जो हमारा है कि हमें अभी फूड को समझना है। ये सारी चीजों पे बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, इससे आप मधु संयम रस के मोड ऑफ एक्शन को समझ पाएंगे कि मधु संयम रस एक्चुअली काम कैसे करता है। हमारा फूड जो भी हम खाते हैं, उसके दो बेसिक पार्ट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सभी तरह के विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिक। हम लोग कोई भी फूड खाते हैं, उसके बेसिक 3 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे। आप कुछ भी खाएं, आप फ्रूट खाएं, आप चपाती खाएं, आप चावल खाएं, व्हाटएवर कुछ भी खाएं, उसके 3 बेसिक कंपोनेंट होंगे, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। 3 चीजें हमने खाई फूड के रूप में, तीनों चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती है। अब ग्लूकोज जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं, तो तीनों चीजें गई, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो वो ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही शुगर है, तीनों टर्म एक ही है। आप यही मान के चलें, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड शुगर एक ही टर्म है। तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन होता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड के रूप में ब्रेक डाउन होता है, और जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स के रूप में ब्रेक डाउन होते हैं। अब तीनों के ब्रेकडाउन में कैटलिस्ट काम करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बट इसे समझना जरूरी है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता कौन है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी पैनक्रियाज ही बनाती है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेकडाउन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसे हम अमाइलेज बोलते हैं। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है, उसे हम लाइपेज बोलते हैं।
और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है, हमें उसे प्रोटीएज बोलते हैं। अब डायबिटीज में सबसे बड़ा रोल कार्बोहाइड्रेट का है, तो हम फैट और प्रोटीन पे आज बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे केवल कार्बोहाइड्रेट पे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है और वही शुगर है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। आप समझिएगा, जैसे हमने फूड इंटेक किया उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो गया है। अब हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा बनाती है, जो लार बनाती है। उसी लार में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइपेज, जो रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में। वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज के रूप में शरीर के अंदर पहुंचता है। बिल्कुल इसे ना एज ए पिक्चर दिमाग में बिठाइए तो मधु संयम रस को समझने में बड़ा इजी रहेगा। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज के रूप में आपके ब्लड में पहुंचा है। अब इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर रहा है पैनक्रियाज, वो इंसुलिन का काम है कि उस ग्लूकोज को उठा करके सेल्स तक पहुंचाना है। अब हम थोड़ा एक टर्म और रहेगी ग्लाइसेमिक लोड, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। सबसे पहले हम एक वाइटल ऑर्गन के बारे में और समझेंगे जो रेस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज जैसे पैनक्रियाज है वैसे ही वो वाइटल ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है डायबिटीज में। वो वाइटल ऑर्गन कौन सा है? वो वाइटल ऑर्गन है लीवर। लीवर का स्वस्थ रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से लीवर खराब हो सकता है, खराब लीवर की वजह से डायबिटीज हो सकती है, वाइस वर्सा है। तो हमारे लीवर का भी स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर की एक फैक्ट्री है जहां सारे मेटाबॉलिक फंक्शनिंग सारी लीवर में होती है। लीवर एक ऐसी जगह है जो हर माइक्रोन्यूट्रिएंट को स्टोर करती है और वो बॉडी में सप्लाई, जैसे बॉडी को नीड होती है वैसे सप्लाई देती है। तो हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेशन हुआ, तो उसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो मेटाबॉलिज्म रहेगी कि हमने ग्लूकोज तो खाया, अब ग्लूकोज यूटिलाइज कैसे होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट कैसे होगा, ग्लूकोज एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज के एनर्जी में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस लीवर में होता है। हमने कोई भी चीज खाई, वो ब्लड में जैसे ब्रेकडाउन होके ब्लड में आई, उसके बाद में डायरेक्ट बॉडी को सप्लाई नहीं हो जाएगी। उसके बाद में वो जो डाइजेस्ट हो गया है वो ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट है वो स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएंगे। जो काम की चीज है वो ब्रेकडाउन हो चुकी है, वो ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगी। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले जो भी कंपोनेंट आया है लीवर के अंदर उसे इंस्पेक्ट करेगा, उसे डिटॉक्सिफाई करेगा, उसे मेटाबोलाइज करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है हमें कि लीवर जो ग्लूकोज या एमिनो एसिड्स ब्रेकडाउन हुए शरीर के अंदर, ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए अब लीवर का रोल रहता है। तो लीवर का स्वस्थ रहना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे अब डायबिटीज होने की बहुत सारी स्टेजेस हैं। जब डायबिटीज होने लगती है और डायबिटीज का पता चलता है किसी पेशेंट को, तब तक तो उसकी 20% आई विजन तो चला गया होता है और उसके बाद में उसके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंट बढ़ने लगता है कि सेल्स ने ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना कम कर दिया है या फिर इंसुलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट बैरियर बना दिया है। और कार्बोहाइड्रेट को मैंने समझाया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होके जाता है, इंसुलिन उसे सेल्स तक पहुंचाता है, वो सारी चीजें। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो HbA1c का टेस्ट हम लोग कराते हैं, जैसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c बोलते हैं हम लोग, जो 5 से 7% की रेंज में तो नॉर्मल होता है, 7 से 8% की रेंज में प्री डायबिटीज रेंज में आता है और मोर देन 8% वो डायबिटीज की रेंज में आता है। हमने डायबिटीज को समझ लिया है, हमने लीवर के फंक्शनिंग को समझ लिया है, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है। क्या
इस प्रॉब्लम का समाधान इस प्रकृति में अवेलेबल है, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी समस्याओं का और सारी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में अवेलेबल है। प्रकृति से यूटिलाइज करना हमें आना चाहिए। हमें पता है कि डायबिटीज में करेला काम करेगा, हमें पता है जामुन काम करेगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें सब कुछ पता है। बट हमें यह पता नहीं है कि जामुन का कौन सा एक्टिव कंपोनेंट काम करेगा। हमें यह पता नहीं है कि करेले का कौन सा एक्टिव कंपोनेंट काम करेगा। हमें यह पता नहीं है कि मेथी सीड का कौन सा एक्टिव कंपोनेंट काम करेगा और कैसे काम करेगा। हमें तो लोगों ने बोल दिया कि जामुन खा लो भाई, डायबिटीज में बड़ा बेनिफिशियल है। हमें बोल दिया एलोवेरा पी लो, हमें बोल दिया आंवला पी लो। बट उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है? क्या साइंटिफिक इवोल्यूशंस है जिसकी वजह से ये सारी हर्ब्स जो मधु संयम रस में यूज हुई है वो बेनिफिशियल है इंसुलिन रेजिस्टेंट को रोकने के लिए, पैनक्रियाज की हेल्थ को स्टिमुलेट करने के लिए। उसके पीछे बड़े साइंटिफिक रीजंस हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मधु संयम रस को बनाने के लिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स ही क्यों यूज किए हैं। इसके पीछे की टर्म को समझिएगा आप। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, ये एक बहुत बेसिक टर्म है और सभी को पता होनी चाहिए कि हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो सबका एक जीआई इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड वाटर की मात्रा होती है। ठीक है, उससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पीएफ वैल्यू का। अब किसी भी इंग्रेडिएंट का ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड पीएफ वैल्यू। अब एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक आइडियल ग्लाइसेमिक लोड कितना होना चाहिए कि उसे इंटेक करना है बीटा सेल्स को भी रीजनरेट करने के लिए? वैसे तो इंफॉर्मेशन बोलती है, साइंस बोलती है कि बिलो 100 होना चाहिए, और हम तो बोलते हैं कि बिलो 25 होना चाहिए, जिससे कि बीटा सेल्स भी रीजनरेट हो, बीटा सेल्स की हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, पैनक्रियाज हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो। तो वो ग्लाइसेमिक लोड भी 25 से बिलो होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हमारी डाइट में जितना ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा उतनी ही हमारी बीटा सेल्स की ग्लाइसेमिक लोड हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, बीटा सेल्स डेड होती जाएगी। जितना कार्बोहाइड्रेट हम लोग मेजर क्वांटिटी में खाएंगे उतना ग्लाइसेमिक लोड हमारे शरीर में जाएगा और बीटा सेल्स की ग्लाइसेमिक लोड हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो हमें ऐसा क्यों करना है? हमने इस चीज का जो निदान निकाला है कि हमने जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं उनको बहुत साइंटिफिकली इवेल्यूट किया है कि उनकी ग्लाइसेमिक लोड काफी कम होना चाहिए। उसके बाद में जो हमने आपको जो सारी प्रॉब्लम्स बताई है और जो एक डायबिटिक पेशेंट खुद समझते हैं कि उनके शरीर में प्रॉब्लम क्या है, कि इंसुलिन ने रेजिस्टेंट बैरियर बना दिया है, सॉरी सेल्स ने रेजिस्टेंट बैरियर बना दिया है, इंसुलिन इनएक्टिव हो गया है, इंसुलिन को उसकी एक्टिविटी बहुत वीक हो गई है ग्लूकोज को पिक करने की, तो ग्लाइसेमिक लोड मस्ट बी लेस देन 25। तो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका ग्लाइसेमिक लोड लेस देन 25 है, जिसे हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड पीएफ वैल्यू। पीएफ वैल्यू इज द सम ऑफ फैट, प्रोटीन एंड फाइबर। फाइबर जिस इंग्रेडिएंट में होगा उसकी पीएफ वैल्यू भी कम आएगी। अब देखिए, हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सब रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, इनमें रिच एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एक टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं कि पॉलीफिनॉल्स। इन सभी में पॉलीफिनॉल पाया जाता है, वो क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसे कम करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है अगेन। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जो इंसुलिन फ्री फ्लो कर रहा है, हमने जो देखा है कि रेटिनोपैथी जो होती है, जो आई की जो सेल्स होती है जो बहुत वीक होती है, ऑलरेडी बहुत थिन होती है, जो फ्री रेडिकल इंसुलिन जो एज ए फ्री रेडिकल फ्लो कर रहा है वो आपकी आई की सेल्स को भी डैमेज कर देता है। तो इस वजह से रेटिनोपैथी होती है। तो वो फ्री रेडिकल्स को स्टिमुलेट करना, उन्हें कम करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली नहीं पिक कर लिए हैं, हमने इनको स्टडी किया है और हमने इनके इफेक्ट्स को देखा है कि इनके जो एक्टिव कंपोनेंट है, जो फाइटोमोलिक्यूल्स है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, वो कैसे काम करते हैं डायबिटीज के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंट में। जैसे सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम लोग पिक करें तो जामुन। जामुन का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो जंबोसाइन है एंड एंथोसाइनिन है। ये क्या करता है, इसका जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो हमारी सलाइवा में, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है, उसे हम अमाइलेज बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। जामुन का वही एक्टिव कंपोनेंट उसी अमाइलेज को ब्लॉक कर देता है। उसको ब्लॉक करने से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बहुत स्लो हो जाता है और बहुत स्लो रेट पे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज कम मात्रा में जाएगा तो इंसुलिन को भी उतना ही काम करना पड़ेगा और इंसुलिन उतना ही ग्लूकोज उठा के सेल्स से बनाए तो धीरे धीरे सेल्स अपना रेजिस्टेंट बैरियर खत्म करेगी इंसुलिन को लेकर। कि सारा जो काम है कि हमें कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन करना है। ये एक साइंटिफिक इसके पीछे रिसर्च है कि जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग इंटेक कर रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को बड़ा स्लो डाउन कर देना है। ग्लूकोज कम मात्रा में जाएगा, इंसुलिन उसे पिक करेगा और सेल्स तक पहुंचाएगा। सेल्स के पास भी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही ग्लूकोज पहुंच रहा है, तो सेल्स अपना रेजिस्टेंट बैरियर धीरे 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 कम करती जाएगी। तो आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल आपको अभी दिख रहा है वो धीरे 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 कम दिखेगा ओवर द पीरियड। हो सकता है 15 दिन में कम दिखे, हो सकता है 30 दिन में कम दिखे। ये मैं फास्टिंग शुगर की भी बात कर रहा हूं या मैं पीपी शुगर की भी बात कर रहा हूं। एज वेल एज HbA1c, जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c होता है, उसकी वैल्यू भी आपकी, अगर आप डायबिटिक है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में आएंगे और अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में है तो आप नॉर्मल रेंज में आएंगे, क्योंकि आपने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन कर दिया है। और जो सेल्स की जो बैरियर बनी है, सेल्स ने जो बैरियर बनाया है, सेल्स ने अपना बैरियर हटा दिया है, धीरे धीरे कम किया है। तो इंसुलिन ने ग्लूकोज पिक करके सेल्स में ट्रांसफर कर दिया, वही ग्लूकोज सेल्स यूटिलाइज करेगी एज एन एनर्जी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एज ए फ्यूल काम करता है हमारे शरीर के अंदर। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर ग्लूकोज कम मात्रा में हो जाएगा ना तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। तो ग्लूकोज तो होना जरूरी है, बट एक सर्टेन लिमिट तक, जितना कि इंसुलिन उसे पिक करके सेल्स तक पहुंचाए, सेल्स उसे वो रेजिस्टेंट बैरियर ना बना पाए। राइट नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा में जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स, ग्लूकोमेनन, एसमेनन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये भी आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, पैनक्रियाज की हेल्थ को भी स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आंवला। हमने सबने सुना है, हमें पता है, हर व्यक्ति को पता है कि इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अगेन इट्स अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर। अगेन इट्स अ रिच सोर्स ऑफ पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड टैनिन्स। जो टैनिन कंटेंट है, हमने आंवला यूज किया है, बट आंवला का जो एक्टिव कंपोनेंट है, फाइटोन्यूट्रिएंट है, हमने टैनिन यूज किया है। कि वो उसी टैनिन का यूज है कि वो अगेन कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन करेगा और इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगा, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, उसी ग्लूकोज को पिक करके सेल्स से पहुंचाएगा। सेल्स धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बहुत अच्छे से इंसुलिन के अगेंस्ट में करेगी, इंसुलिन को अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगी और इंसुलिन अच्छे से ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचा पाएगा और वो ग्लूकोज यूटिलाइज होकर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो सारे कंपोनेंट इसी तरीके से काम करते हैं। अगेन नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा मेथिसीड। मेथिसीड में सॉल्युबल फाइबर होता है और इसका एक्टिव कंपोनेंट ट्राइगोनेलिन होता है। ठीक है, यह भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को या डाइजेस्टिव प्रक्रिया को थोड़ा स्लो कर देता है, ब्लड शुगर को धीरे धीरे कम करता है। टाइप 2 डायबिटीज में हम समझ रहे हैं ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंट बन चुका है, तो वो सारी प्रक्रियाओं पे ये सारे इंग्रेडिएंट काम करते हैं। तो हम मधु संयम रस में एक आम इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करके हमने फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं, फाइटोमोलिक्यूल्स ऐड किए हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवली रेस्पॉन्ड कर सके, एक्टिवली
सेल्स को उस तरीके से बूस्टअप कर सके कि वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट करे और अपना इंसुलिन रेजिस्टेंट बैरियर को खत्म करें। यही फाइटोमोलिक्यूल्स आपको शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम कर रहे हैं और बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो रही है लीवर के स्वास्थ्य को भी अच्छे से बना के रख रहे हैं। राइट, अब हमने ये कर ली सारी थ्योरेटिकल बातें, ठीक है। इसके पीछे एविडेंस क्या है? थ्योरेटिकल बात नहीं है। वैसे तो नॉर्मली जो मार्केट में चल रहा है वो ऐसे चल रहा है कि हमने आमला डाल दिया, मेथी डाल दिया, ये डाल दिया, बट हमने तो सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स डाले, फोर्चो डाले। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, अब इसके पीछे का एविडेंस क्या है हमारे पास में? सर एविडेंस तो पेपर पे आते तभी सब लोग ट्रस्ट करते हैं ना सर। जब लोगों को फायदा पहुंचता है तभी ट्रस्ट होता है ना सर। तो हमने 90 डेज का क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करा है 70 पेशेंट्स पे। 70 पेशेंट्स पे सिंगल आर्म क्लिनिकल ट्रायल हम लोगों ने रन करा है। ये प्रोसेस काफी टाइम से चल रहा है हमारा। हमने इंटरनल ट्रायल्स भी रन किए हैं, हमने क्लिनिकल ट्रायल्स भी रन किए, जो रैंडम पेशेंट्स हम लोगों ने पिक किए, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, वो रैंडम पेशेंट्स इंडिया के हर कोने से हम लोगों ने पिक किए हैं, सैंपल्स गए हैं और क्लिनिकल ट्रायल के ये सारा एक CTRI के अंडर में सारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराया हम लोगों ने। तो ये है सर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स सामने, कि जहां हमने HbA1c के रिजल्ट्स को 20%, 18 to 20% तक सुधारा है। ये 30 डेज का मैं अगर एक रिजल्ट की बात करूं तो 7 से 4 पेशेंट का जो हमने फॉलोअप लिया था, तो उनके एलोपैथिक मेडिसिन भी डॉक्टर ने बंद करने के लिए बोल दिए थे। एलोपैथिक मेडिसिन इज व्हाट? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के नुकसान क्या है सर? मेटफॉर्मिन आप लेंगे, एक छोटी सी गोली लेंगे, अगेन वो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन करेगा, ग्लूकोज में धीरे से स्लो करेगा, धीरे से ब्रेकडाउन करेगा। बट मेटफॉर्मिन का नुकसान यह है कि वो लीवर जो स्टोर कर रहा है ग्लूकोज को, तो वो उस प्रोसेस को बंद कर देगा, उससे आपकी सेल्स टिश्यूज को डैमेज होगा। हम ये किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट ये सच्चाई है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये मेडिसिन से ये नुकसान होते हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग, हमने HbA1c के लेवल को 18 to 20% तक कम किया है, हमने फास्टिंग प्लाज्मा को 26% तक कम किया है और हमने PP ग्लूकोज को 32% तक कम किया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे और जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। और यह 90 दिनों तक चलने वाला क्लिनिकल ट्रायल था, जिसमें किसी भी पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इवन उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सुधार हुआ, उन्होंने भी कुछ चेंजेस किए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये कि फूड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्थ केयर। अगर हमारा फूड अच्छा होगा तो हम लोग, और हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो हम लोग किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज और एक डिसिप्लिन, वो अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम किसी भी बीमारी से, कोई भी बीमारी उससे निजात पा सकते हैं। प्रॉपर नेचुरल मेडिकेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो वही सारी चीजें हैं कि क्लिनिकल ट्रायल ने दर्शाया है कि हमारे प्रोडक्ट ने बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं। ये सारा हमने आपको बताया। अभी इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन शेयर थोड़ा सॉरी सर, कोई साथी का आपने आप पूछ रहे हैं? हाँ, अनम्यूट करो। रविंद्र सर। धन्यवाद सर। प्रोसेस तो सब पता, लेकिन सर इसको लेना कैसे है जी, किन समय कैसे लेना है? राइट सर, देखिए ये एक मेडिकेशन आयुर्वेदिक है, ये एक तरीके से एक रस है, ये आपके वेलनेस का, आपका एक वेलनेस पार्टनर है, ठीक है।
इसे यूज ऐसे करना है कि किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को हम जैसे यूज करते हैं किसी भी रस को, तो हमें एम्प्टी स्टोमक लेना है इसे 30 ml मॉर्निंग एंड 30 ml इवनिंग विद वार्म वाटर। और कीप इन माइंड दैट कि आपको आधे घंटे का खाने पीने का गैप रखना है बीच में, जो कि आयुर्वेदिक पद्धति बोलती है कि आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तक कुछ भी खाना नहीं है। जी ओके सर, धन्यवाद। बेसिक यूज है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग, बट खाली पेट ही आपको इंटेक करना है। और सबसे पहली बात कि हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, ठीक है। तो इसमें सेडिमेंटेशन होता है, बोतल के नीचे जाके सारा फाइबर जमा होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आंवला जूस आपने देखा होगा कि आंवला जूस रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, मेथी रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, तो इनका सारा फाइबर नीचे बॉटम में जाके सेडिमेंट होता है, नीचे जमा होता है। तो आपको यूज करने से पहले बोतल को एक बार शेक जरूर करना है, जब तक कि सारा मॉलिक्यूल और सारा उसमें एक्सट्रैक्ट पूरे यूनिफॉर्म तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट को इंटेक करना है। अनूप जी, जी धन्यवाद सर। सर ये डिपेंड करेगा कि किसका शुगर लेवल हाई है या अप है, उस पर भी डिपेंड करेगा, उसकी डोजेस पर कम ज्यादा होगा सर? नहीं सर, डोजेस सेम रहेगी 30 ml। हो सकता है कि किसी का शुगर लेवल ज्यादा हो, तो हो सकता है कि उसे स्टिमुलेट करने में 5 से 7 दिन ज्यादा लगे। डोजेस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। किसी का बॉडी मेडिसिन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, किसी का बॉडी थोड़ा लेट करेगा, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। देखो इसमें किसी भी टाइप का कोई दूसरा इंग्रेडिएंट है ही नहीं, कोई दूसरा एडिटिव्स नहीं है कि हमने इसे गम फ्री रखा है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इसमें गम मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सारी चीजें वो उसमें यूनिफॉर्म तरीके से रहती है। हमने बिल्कुल नेचुरल रखा है ताकि इसका जो भी नेचुरल फाइबर है वो सारा बॉटम में जाके इसलिए जमा होता है। इसलिए आपको बोला है कि चेक वेल बिफोर यूज, जब भी यूज करें उससे पहले इसको अच्छे से चेक करें। और डोजेज में कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग, किसी भी ब्लड शुगर लेवल के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जी सर। बबीता मैम आइए। बबीता जी वेलकम। थैंक यू सर। सर जैसे कि माना गया है कि अक्सर प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटिक हो जाता है सर, शुगर हो जाता है, वो भी हाई लेवल पे, तो इसका यूज कर सकते हैं हम? देखिए हमने क्लियर मेंशन किया है अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो एक जीव को और अपने साथ में लेके कैरी कर रही है। तो उस वक्त हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वहां हमें किसी भी टाइप का मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। भले ही यह नेचुरल है, फिर भी हम बोलते हैं कि इसे अवॉइड करें, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा बोलता है। जी सर। संतोष सर। संतोष जी सर, धन्यवाद सर, रिस्पेक्टेड सर को प्रणाम। और सर जैसे इसमें हम लोग कुछ इसको लेते वक्त कुछ परहेज भी हम लोग रखेंगे कि इसके साथ ये नहीं लेना है, ये एक क्वेश्चन था सर, छोटा सा। बिल्कुल सर, ये छोटा नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जी। हम आपको परहेज का नहीं बोल रहे हैं, मैं केवल 2 टर्म बोलूंगा आपको, जानकारी और अनुशासन, नॉलेज एंड डिसिप्लिन। आपकी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मैनेज करना है आपको, ठीक है। क्या होगा, फूड को मैनेज करना है, पहले फूड को समझना है। इसीलिए सर मैंने थोड़ा टेक्निकली आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो फूड खाते हैं ना, उसी में सब कुछ होता है, ठीक है। फूड को मैनेज करना है, हमें नॉलेज होना चाहिए और आगे हमें सही नॉलेज को ही स्प्रेड करना चाहिए और सही नॉलेज को ही ग्रैप्स करना चाहिए। और हमें हमारी लाइफस्टाइल में एक प्रॉपर डिसिप्लिन तो एडॉप्ट करना ही करना है, परहेज नहीं करना है। बट जब भी आप डोजेज लें तो उसके साथ में आप ये जरूर ध्यान रखें कि आधे 1 घंटे तक या फिर एटलीस्ट 30 मिनट्स तक कुछ भी दूसरी चीज इंटेक ना करें। और देखिए परहेज करेंगे कोई ऐसी चीज का जो बहुत ओवर कार्बोहाइड्रेट है, जो ऐसी चीज जो ऑलरेडी पॉइजन है, तो उन सब चीजों का तो परहेज आपको वैसे भी करना चाहिए। वो तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए। आरपी वीना जी।
जी सर, धन्यवाद। सर ये कह रहे हैं कि गामा के जैसे हमें बताया गया है कि गामा के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, तो कितने समय के आगे पीछे का अंतराल रहेगा, एक साथ यूज कर सकते हैं सर इसमें? और ये शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है क्या इस प्रोडक्ट से? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने सर। शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है क्या? तो पहली चीज तो यह है सर कि हम लोग जड़ से खत्म करने वाली बात नहीं करेंगे सर। हम लोग क्योर करने वाली बात भी नहीं करेंगे सर। हम लोग बात करेंगे डायबिटीज को रिवर्स करने की। अब आप उसे कुछ भी समझे, हमने डायबिटीज रिवर्स कर दी है सर। हम फिर आगे किसी भी टर्म में उसे अंडरस्टैंड करें, हमने डायबिटीज रिवर्स करनी है। अगर आप डायबिटिक है तो हमें आपको नॉर्मल रेंज में लाना है और सदा नॉर्मल रेंज में रहना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं, गामा के साथ में आप 100% इसको ले सकते हैं और किसी भी 2 मेडिकेशन को लेने के लिए एटलीस्ट 15 मिनट का गैप होना चाहिए, ये साइंस बोलती है। धन्यवाद। ईसर दयाल सर। सर ये जो है शुगर डायबिटीज की जो दवाई है, इसको कितने बार लेनी है, कैसे कैसे लेनी है? दिन में 2 बार, 1 बार कैसे लेनी सर? और 400 शुगर है तो कितना टाइम लगेगा ठीक होने में सर? राइट सर। देखिए सर, आपके शरीर के अंदर की संरचना, आप जिनको 400 की शुगर है उनको भी पता नहीं है कि उनको किस लेवल का रेजिस्टेंट बैरियर है सर। आप समझना बात को, ठीक है? उनको कितना समय लगेगा ये सारे प्रेडिक्शंस हैं। हम लोग ये प्रेडिक्शंस में नहीं जाएंगे। हम ये करेंगे कि हम आफ्टर एवरी 15 डेज हम लोग हर 15 दिन में शुगर लेवल चेक करेंगे। सबसे पहली बात तो मधु संयम रस को जारी रखते हुए कि 30 ml एम्प्टी स्टोमक खाली पेट मॉर्निंग में लिया है, 30 ml हमने इवनिंग में लिया है, जो हमारे पास में इतने एविडेंस हैं ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर का तो आपको भी पता नहीं है कि सर अंदर क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। इतना हम लोग उस चीज को अभी उसको उतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 400 की जो शुगर है वो आप फास्टिंग बोल रहे हैं सर, पीपी बोल रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं, पीपी शुगर होगा आई थिंक। अनम्यूट कीजिए ईश्वर जी। अनम्यूट कीजिए सर, ईश्वर सर जी। जख्म भी ठीक नहीं हो रहा है सर, पैर में जख्म है 2। सर ये जख्म इसीलिए है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो शरीर में ज्यादा हो चुका है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा घूम रहे हैं शरीर के अंदर। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं रिच सॉर्ट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है सर। इनको लेने के बाद में जो जख्म और ये जो टिश्यूज आपके डैमेज हो चुके हैं, जो सेल्स डैमेज हो चुकी है, इनका रिपेयरिंग प्रोसेस चालू होगा सर। ये बिल्कुल रिपेयर हो सकते हैं क्योंकि आपको एंटीऑक्सीडेंट क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स। ठीक सर। वैसे गामा तो खा रहे थे वो, लेकिन गामा से जो जख्म ठीक नहीं हो रहे हैं। सर आप खाते रहें और ये प्रोसेस होता है कि हो सकता है कि किसी चीज में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट डेफिनेटली ये आपके टिश्यूज जो डैमेज हो चुके हैं, तो हमने सबसे पहले रूट कोज जो डायबिटीज है उस लेवल को समझना है। जख्म उसके साथ साथ ठीक होते रहेंगे क्योंकि आपकी टिश्यूज डैमेज कर चुके हैं, जो फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में फ्री फ्लो कर रहे हैं। उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स का हम लोगों ने चयन किया है। जी सर। वेलकम मैम। प्रणाम सर, गुरुदेव को प्रणाम। सर से मेरा ये सवाल था कि आप पैंक्रियाज के पेशेंट इसको ले सकते हैं? पैनक्रियाज के पेशेंट्स को थोड़ा सा आप मुझे समझाएं कि पैनक्रियाज के पेशेंट्स कैसे, मतलब आप टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रहे हैं? सर 97 में पैंक्रियाज हो गया था, अभी उसका कोई वो नहीं है, तो फिर भी इसको ले सकते हैं? अभी तो पैंक्रियाज सही है सर। नहीं, पैनक्रियाज अग्नाशय को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है, जो इंसुलिन जनरेशन में कारगर है। तो आप जो पूछना चाह रहे हैं कि पैनक्रियाज क्या हुआ था, मतलब पैनक्रियाज में क्या हुआ था? पैंक्रियाज सर उसकी वजह से पूरे बॉडी में पानी हो गया था और पूरी जो हम लोग भोजन करते थे या पानी पीते थे कुछ भी पच नहीं रहा था सर उस समय। वो तो प्रोसेस लीवर का है। जी जी सर। वो पैनक्रियाज का नहीं है, वो प्रॉब्लम लीवर की है
क्योंकि लीवर की सेल्स, जो टिश्यूज या सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। यस सर। ये पार्ट अलग हो गया। वो डायबिटिक पेशेंट है क्या? नहीं सर, डायबिटीज नहीं है। डायबिटिक नहीं है ना, तो उनके लीवर डैमेज का कोई और कारण है। वो स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। नहीं सर, उस समय तो कोई ना अल्कोहल था ना वो स्मोकिंग था, कोई कुछ नहीं सर। उनको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, अगर जहां तक मैं समझता हूं कि हेपेटाइटिस बी की वजह से भी लीवर डैमेज होता है, जिसे लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि लीवर फाइब्रोसिस से आगे जाके लीवर सिरोसिस हो जाता है। और इसके लिए आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपकी जो डायग्नोसिस रिपोर्ट्स हैं वो अपने लोकल डॉक्टर को दिखाएं। ये यहां बैठ के हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उस चीज को। आशा सिंह सर आइए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा क्वेश्चन था, हमने ना परसों कैंप लगाया था और उस कैंप में 13-14 साल का बच्चा था जिसको मतलब हाई डायबिटीज रहती है, तो उस मतलब स्थिति में हम उस बच्चे को दे सकते हैं? सर देखिए, किसी भी बच्चे में अगर आप हाई ब्लड शुगर लेवल देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना हाई ब्लड शुगर लेवल था। यस सर। तो सर बच्चों में जो हाई ब्लड शुगर लेवल होता है वो होता है ड्यू टू उनमें टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, जहां पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना ही बंद कर दिया है और उनको जेनेटिकली ट्रांसफर हुई है वो चीज। यस सर। तो फिर है, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स देखिए, हमारे पास जो एविडेंस है सारे टाइप 2 के एविडेंस हैं। अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे टाइप 1 के बारे में, बट इतना जरूर बोलेंगे ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पैनक्रियाज की हेल्थ और बीटा सेल्स के रीजनरेशन में भी काम करते हैं। अच्छा, राइट। तो हो सकता है कि बीटा सेल्स रीजनरेट हो तो उसके बाद में इंसुलिन का प्रोडक्शन भी शुरू हो। ठीक है सर, काफी सारा एविडेंस है ऑलरेडी जहां बीटा सेल्स रीजनरेट हुई, क्योंकि बाई बर्थ ईश्वर ने हमें 20 लाख बीटा सेल्स दी है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ओवर द पीरियड वो बीटा सेल्स का क्वांटिटी कम होता जाता है। उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो होता है वो होता है ग्लाइसेमिक लोड का, जो हम लोग फूड इंटेक कर रहे हैं। तो बीटा सेल्स को रीजनरेट करने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बट हम लोग इसमें कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज में। बट वी हैव सफिशिएंट एविडेंस इन टाइप 2 डायबिटीज, जहां इंसुलिन ने सेल्स ने इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट बैरियर बना दिया है। उसको हम लोग बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं वहां काम कर रहा है प्रोडक्ट। आनंद सर आइए। आनंद कुमार जी। क्या स्वस्थ व्यक्ति इसको ले सकते हैं? जो व्यक्ति इंसुलिन का सुइया ले रहा है क्या करें उनके साथ? सर स्वस्थ व्यक्ति को डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति कब प्री डायबिटिक की पोजीशन में चला जाएगा, कब डायबिटिक की पोजीशन में चला जाएगा, कोई कह नहीं सकता है। स्वस्थ व्यक्ति को बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आपके शरीर में ड्यू टू योर फूड बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो उन्हें शांत करना जरूरी होता है, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज होकर आपकी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति को भी यह प्रोडक्ट लेना चाहिए और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, उल्टे फायदे ही हैं। इंसुलिन जो सुइया ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका वही मैंने आंसर किया था। जो इंसुलिन ले रहे हैं, जैसे कि बच्चे भी इंसुलिन लेते हैं। जो टाइप 1 से पीड़ित हैं, जहां बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रही है, तो वो बच्चे भी इंसुलिन लेते हैं और वो पेशेंट इंसुलिन लेते हैं। मैंने 3 लोग बताए थे आपको, चिल्ड्रन, यंग पीपल और ये 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो डायबिटिक ट्रांसफर होती है वो टाइप 1 होती है, जिन्हें इंसुलिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी ये प्रोडक्ट लिया जा सकता है, क्योंकि ये बीटा सेल्स के रीजनरेशन में भी हेल्पफुल है। बट अगेन हम लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज में। आरपी गुप्ता जी आइए। वेलकम जी सर। सर इसमें कोई एज वेरियर है क्या? कौन सा एज से कौन सा एज तक लेना चाहिए? देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है वो हमने एडल्ट्स के लिए किया है, राइट जी।
तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो 15 साल से ऊपर की आयु वाले लोग हैं वही इसका सेवन करें। ओके सर। जी प्रशांति में आइए। सर धन्यवाद। सर मेरा डायबिटीज है, मैं गामा के साथ दवाई ले रही हूँ, तो इसको लेने से पहले दवाई को छोड़ देना ना, तीनों को लेना चाहिए? दवाई भी ले रहे हैं आप? जी। देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको पैरेलल में तीनों चीजें शुरू करनी है। ठीक है, आपको इफेक्ट दिखना शुरू होगा, उसके बाद में आपका डिसीजन रहेगा कि आपको दवाई छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। आपका मन खुद कहने लगेगा कि आपको क्या छोड़ना है। हर व्यक्ति उस चीज से दूर भागता है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहता है। अगर आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फायदा पहुंचा रहे हैं तो आप किसी और चीज के पीछे क्यों जाएंगे? सर सर मेरा सर से 2 सवाल था। एक सवाल का मुझे मिल गया जवाब। जैसे टाइप 1 डायबिटीज के लिए सर ने बोल दिया कि यहाँ पे बैरियर नहीं है सर, लेकिन उनको अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोडक्ट खिला के जो एडल्ट्स हैं तो उनको देने से क्या उनका टाइप 1 डायबिटीज भी तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है सर? पहला क्वेश्चन। सॉरी, टाइप 1 हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्यों देना है? नहीं सर, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड है उनका उसको कम करा के अगर हम इसको दें तो काम तो कर सकता है सर। बट टाइप 1 डायबिटीज में आपकी बीटा सेल्स ऑलरेडी डेड हो चुकी है। ये चीज तो पहले ध्यान रखने की होती है जब हम लोग शुरू से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड इंटेक करें। जब आपकी बीटा सेल्स डैमेज हो चुकी है तो उसे रीजनरेट करने के लिए, उस रीजनरेशन प्रोसेस के लिए आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। और उससे पहले तो सबको पता है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए ना। शरीर एनर्जी लेगा कहां से? बिल्कुल सर। अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो हमें अगर इमीडिएट इंसुलिन चाहिए तो इमीडिएट इंसुलिन के लिए तो क्या होगा? इंजेक्शन होगा, क्योंकि इंजेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाता है, उसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। ये एक थ्योरी है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की कि हमने कोई भी, आप समझना इस चीज को, हमने कोई भी मेडिसिन ली है तो सबसे पहले वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उसके बाद में वो लीवर में जाती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। लीवर उसे इंस्पेक्ट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो हमने कोई दवाई ली तो सबसे पहले लीवर के थ्रू होके गुजरेगी। लीवर उसे इंस्पेक्ट करेगा कि ये टॉक्सिन है तो उसे डिटॉक्सिफाई कर देगा, वो काम की चीज है, तो फिर बॉडी में स्प्रेड करेगा उसे। तो इंजेक्शन इसलिए लिया जाता है कि तुरंत ब्लड में पहुंच जाता है और लीवर की फंक्शनिंग को बाईपास कर दिया जाता है, तो इमीडिएट इफेक्ट दिखता है। दूसरा सर, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया वाले जो मरीज होते हैं क्या वो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं सर? नो, हाइपोग्लाइसीमिया के मरीज वैसे भी बहुत कम होते हैं जिनमें लो ब्लड शुगर होता है। लो ब्लड शुगर के पेशेंट्स को तो आपको ग्लूकोज की डोज देनी होती है, ग्लूकोज के शॉट्स देने होते हैं, उनको तो ग्लूकोज चाहिए ना। वहां पे भी ग्लूकोज का अल्टीमेटली कमी हो गया है और हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जब ग्लूकोज है ही नहीं तो ग्लूकोज तो देना पड़ेगा ना। वहां कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में समस्या हो रही है। आप समझ रहे हैं बात को? डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है, तो वहां ग्लूकोज के डायरेक्ट शॉट्स दिए जाएंगे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में, क्योंकि हमारे इंग्रेडिएंट्स का जो चयन किया है हमने वो सभी ग्लूकोज लेवल को कम करने वाले हैं। उनका सबका प्रॉपर्टी हाइपोग्लाइसीमिया वाला है। अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को भी हाइपोग्लाइसीमिया का मेडिसिन दे देंगे तो ब्लड शुगर लेवल तो और डाउन हो जाएगा ना। चलिए इतना भी हम थोड़ा सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि अभी टाइम होने वाला है तो हम सबके प्रश्न आज नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसका सत्र हम बाद में और रखेंगे। स्पेशली आज तो बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारी हमें मिली, पर कुछ बातें मैं आज आपके साथ थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि
क्या आपको कभी कोई डॉक्टर या कोई फार्मा कंपनी आपको इतनी जानकारी बता सकती है कि आप जो बनाते हो उसके बारे में मैं जानकारी दो तो बताएगी क्या? कोई नहीं बताता है, क्योंकि बता रहे तो कोई दूसरे दिन से लेना ही बंद कर दे कि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं, क्या हो सकता है। तो इतनी अभी आप थोड़ा सा ये जरूर तनाव हो रहा होगा कि यार इतना सारा कैसे हम याद रखेंगे, क्या करेंगे। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो हम दिखा सकते हैं लोग को, और जरूर दिखाना चाहिए, ताकि जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको एक विश्वास अर्जित होगी, नहीं मेरी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। और ये जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है ये ऐसे ही मजाक नहीं है कि कुछ भी चार चीजें उठाई घोल के दे दिया, ऐसा नहीं है। काफी सारा इसमें और अगर ऐसे ही लाना होता तो शायद कभी का आ जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। बाकायदा पूरी रिसर्च की गई है, क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं। एक तो ये तथ्य है। दूसरा, अभिषेक जी की आपने बात को या भावों को समझा होगा तो कभी भी कोई आपको ऐसे झूठे वादे या आपको ऐसा नहीं कह रहे कि यार कैसे भी चलो ले आप तो ले, ऐसा नहीं है। वो बाकायदा रियल बात कर रहे हैं। तो इतना ऑनेस्टी से बताने वाले आपको दुनिया में मेरे लगता नहीं कोई मिलेगा आपको। एक तथ्य तो मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज का एक ऐसा हवा बना रखा है, और डायबिटीज के पेशेंट को जीवन भर दवाई लेने का एक कल्चर सा डेवलप हो गया। न तो लेने वाला उसको जागरूक हो रहा है, न कोई दवा कंपनियां या जो भी वो जागरूक हो रहे हैं, न कोई विज्ञान या न सरकार कोई उस दिशा में। लेकिन डायबिटीज की दवा लेते हैं और उसके दुष्प्रभाव ऐसे होते हैं जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। उसके बाद एक से बढ़ दूसरी चीज, दूसरा ऑर्गन खराब होता है, फिर तीसरा खराब होता है, फिर चौथा खराब होता है, और फिर बहुत सारी समस्याएं होती है। बहुत बड़ा ये है, और एक जाल, एक भ्रम फैला रखा है कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होती है। सालों सालों से हर कोई उस बात को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया गया है, पूरा एक बड़ा भ्रम फैला दिया गया है कि डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि डायबिटीज मतलब मैं क्या मतलब आपके सामने सत्य है कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, बड़े आराम से हो सकती है। कोई तनाव की या कोई बात ही नहीं है, उसके पूरे समाधान है। उसके लिए गामा ओरिजिनल हम यूज कर ही रहे हैं, और ये जो रस बनाया गया है ये बहुत ही ज्यादा उसको बनाया गया है। आप और जिनको नहीं है अभी, जो बॉर्डर पर है, वो भी लेना शुरू कर दें तो ये समस्या में हम जाएंगे ही नहीं, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और डायबिटीज रिवर्स होती है, इस बात को फैलाना हमारा काम क्या है, इस बात को फैलाना है कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। और हमारे पास विज्ञान है, तो इस वीडियो को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको तो इतना सब कुछ याद रहेगा नहीं, और हमको तो बहुत सारी काम करने, तो इसको कितना याद कर पाएंगे। पर इसमें से बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये बहुत अच्छी रहती है, धीरे धीरे आएगी। तो एक ये तथ्य हो गया। दूसरा, आपको जीवन में अनुशासन तो लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम तो ये बस मधुसंयम रस ले रहे गामा, तो बाकी तो कैसे भी जियो, वो तो शायद आप भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करनी है, योगा भी करना है, सोच भी अच्छी रखनी है, गुरुकुल में भी आना है, और खाना पीना में ज्यादा आपको फ्रूट सब्जियां का मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, अनाज का कम। तो जो सामान्य नियम है जो किसी को भी होना चाहिए, ऐसा नहीं डायबिटीज के लिए, किसी को भी। और डायबिटीज को थोड़ा विशेष ध्यान थोड़े दिन रखेंगे तो आराम से रिवर्स हो जाएगी। तो आप जिन लोगों के जीवन को कैसा बना सकते हैं कि जो एक प्रताड़ित जीवन जो जीना पड़ रहा है, आपके पास एक ऐसा सोर्स है, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उनके जीवन को आप खुशियों से भर सकते हैं। मुद्दा ये है। तो क्या हम सब संकल्प करने के लिए तैयार हैं कि हिंदुस्तान की जो डायबिटीज की कैपिटल घोषित कर दिया गया है, अभी इसको दुनिया में सबसे कम डायबिटीज वाले रहने चाहिए हिंदुस्तान में। एक बहुत बड़ा मिशन हमें लेना है, और बहुत अच्छे से इसकी तैयारियां करेंगे, बाद में बात करेंगे किसी दिन, आज तो समय हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा मिशन चलाना चाहिए, इसका बहुत बड़ा मिशन। और हम अभिषेक जी से और गाइडलाइन लेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे, पर हमको एक बहुत बड़ा संकल्प लेने की जरूरत है। आज यहीं पर अपन बात करेंगे।
हाँ, दवाओं को बहुत सारे सवाल पूछे, तो दवाओं को आप मॉनिटर करते रहे, आप चेक करते रहे और उसके अकॉर्डिंग आप डोजेस कम करते रहे। ये तो एक सामान्य सी बात है। बहुत सारे सवाल जो नहीं पूछने चाहिए वो भी हम पूछते रहते हैं, जिसको जरूरत नहीं है, हम रोज ही उस बात को शेयर करते हैं, हर कहीं लिखा हुआ रहता है। तो ये सब बातें हैं, और आप जो किन तरीकों से हम कैसे काम करेंगे वो सब हम बाद में करेंगे। लेकिन जिनको भी दे आप थोड़ा सा अपना डेटा शीट जरूर तैयार करें कि वर्तमान में क्या आपका वो शुगर लेवल्स है, और हर 15 दिन में उनकी जांच करते रहे। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं देख के भूल गए हो क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं। ये थोड़ा सा हम सब साथ ही तैयार करेंगे और डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। आज का समय तो हो गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को विश्वास है कि आप सबको एक ऐसा नया कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अब क्या होने वाला है। मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ। मुझे तो लग रहा है कि जो आरसीएम के कुछ स्टार प्रोडक्ट है उसमें एक और ये जबरदस्त स्टार प्रोडक्ट जुड़ गया है, मधु संयम रस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय चैनल।